नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। आज गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए राज्य में धुआंधार प्रचार दिख रहा है। 3 बड़ी पार्टियों के दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल रैलियां कर रहे हैं। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री गुजरात के चुनावी प्रचार में जुटे हैं, योगी आदित्यनाथ से लेकर अशोक गहलोत तक। तो प्रधानमंत्री ने आज नवसारी में रैली की और कहा कि बीजेपी सरकार ने घर घर राशन पहुंचाया है। दूसरे राज्यों के बच्चे गुजरात आकर पढ़ रहे हैं। गुजरात में कल से आपको बता दें, बीजेपी पूरी ताकत लगाने जा रही है। दूसरे दौर के मतदान वाली 93 सीटों पर हेमंत शर्मा को लेकर जेपी नड्डा और अमित शाह तक करेंगे रैलियां। उधर राहुल गांधी कि गुजरात में वो वहां पर मौजूद हैं। सूरत और राजकोट में रैलियां कर रहे हैं। सूरत में बीजेपी पर वार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आदिवासियों की जमीनें छीनी गई हैं, उद्योगपतियों को दी गई हैं। आदिवासी हिंदुस्तान के असली मालिक हैं। उधर अमरेली में अरविंद केजरीवाल का रोड शो हो रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि शुरू होने में थोड़ी देर है, लेकिन फिलहाल हम देख सकते हैं कि तमाम बड़े नेता मौजूद है। सुनते हैं राहुल गांधी ने आदिवासियों को लेकर क्या कहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश के पहले मालिक आप हो। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते। क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो, मगर वहां नहीं रुकते। उसके बाद वो आपसे जंगल छीनने का काम शुरू कर देते हैं। और हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के पूर्व गुजरात अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मोढवाडिया जी, राहुल गांधी आज यहाँ पे प्रचार अपनी भारत जोड़ो यात्रा जो है उसको लेकर पहुंचे। राहुल गांधी की रैली से कांग्रेस को गुजरात में कितनी मदद मिलेगी? देखो, ये गुजरात का चुनाव है और राहुल जी इसके पहले 3 दफा आ चुके हैं और 2 बड़े प्रोग्राम किए यहाँ और एक चिंतन शिविर में भाग लिया। अभी राहुल जी आज से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमारा बहुत सारा होमवर्क हो चुका था। ये चुनाव गुजरात का चुनाव है, दिल्ली का या केंद्र सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, लोकसभा पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। इसलिए स्थानिक स्तर पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो इस दफा जो लोगों की नाराजगी है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एंड लॉ एंड ऑर्डर, ये 4 मुद्दे आज जनता के सामने हैं और ये सोल्व सिर्फ और सिर्फ गुजरात सरकार को ही करना है। इसलिए गुजरात सरकार जो आज वर्तमान भाजपा की सरकार है वो 100% फेल हुई है। इसकी वजह से यहाँ पूरी एक सरकार बदलनी पड़ी। विजय रूपाणी की पूरी सरकार मीन्स एक भी मंत्री उसको रिपीट नहीं किया गया और ये पूरी जिम्मेदारी इस दफा प्रधानमंत्री जी और उसके सहयोगी ले रहे हैं। गुजरात में कोई जानते भी नहीं है कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है और ऐसी चुनाव का माहौल खड़ा कर दिया गया है कि चुनाव में गुजरात का जो नेतृत्व है वो तो जीरो है, कुछ है ही नहीं। इसीलिए ये बाहर से ला रहे हैं। हम तो यहाँ जो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ है जो राहुल जी ने तैयार की है उस पर ज्यादातर निर्भर है और अभी चुनाव आया है तो राहुल जी ये आज से ये प्रचार का शुरुआत कर रहे हैं और बहुत भारी मात्रा में उससे हमें बूस्टर डोज मिलेगा। सूरत और राजकोट दोनों जगह आज रैली है। सूरत पूरी करने जा रहे हैं और अभी राजकोट में थोड़ी देर के बाद ये रैली शुरू होगी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं बूस्टर डोज मिलेगा कांग्रेस को उनकी इस यात्रा से। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, रोजगार, महंगाई, आदिवासियों के हक छीनने की बात करें। क्या गुजरात की जनता पर इसका असर पड़ेगा? क्या ये मुद्दे समझ आ रहे हैं वहां पे लोगों को? जरूर आ रहा है। राहुल जी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं वह सही है। 27 साल में सिर्फ नात, जात और धर्म के सिवा भारतीय जनता पार्टी ने एक भी दफा एक चुनाव लड़ा नहीं। पहली दफा ये चुनाव ऐसा है कि लोग समझ गए हैं कि ये मुद्दा तो बहुत दफा रिपीट हो चुका, 2000 से लेकर आज तक, और 2000 के पहले भी की सरकारों ने भी यही किया। लेकिन 27 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न एक नई अस्पताल बनाई है, 27 साल में न एक सरकारी स्कूल या कॉलेजेस बनाई है,
ना एक नया बांध जो यहाँ बांधा गया है, ना बंदरगाह बांधा गया, ना एक नया एयरपोर्ट बना, ना नया रेलवे स्टेशन बना। कुछ भी एक एडिशन गुजरात में 27 साल में नहीं कर चुके। सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म का मुद्दा लेकर हर दफा यही करते रहे। यहाँ बड़े डेवलपमेंट हुआ है, जरूर हुआ है, लेकिन वो सिर्फ कमलम का हुआ है। कमलम की डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से लेकर स्टेट का हेडक्वार्टर उसका देख लो, वो महालय जैसे पहले पुराने जमाने में राजाओं का महल रहा करता था, ऐसे कमलम उन्होंने बनाए। लेकिन लोगों का घर वैसे ही वैसा रहा। लोगों का आज जो यहाँ चूल्हा जलाना है तो उनके लिए उसके पास न गैस है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है। जो खाने की जो जरूरतें हैं वो इतनी महंगी है कि दोनों एंड आम आदमी के एक साथ नहीं मिल पाते हैं। मोटवानी जी, जो ये राहुल गांधी आदिवासियों की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है वो जिस तरह से आपने सुना कि किस तरह से उनके हक की बात, उनकी जमीन छीनी जा रही है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो धोखा दिया है आदिवासियों को, हमने तो राष्ट्रपति भी इस समाज से बनाए। ये जो अगर ये इतनी ही लीडरशिप उसकी आगे बढ़ानी है तो मैं उनसे पूछता हूं कि गुजरात में आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते? हमने तो आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए हैं। राष्ट्रपति जरूर है, हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर तो प्राइम मिनिस्टर और यहाँ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास रहता है। वो क्यों नहीं बनाते? उसके सामने उनके पास कोई जवाब नहीं है। आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक की तौर पर उपयोग करना और सिर्फ चुनाव पर याद रखना है, ये ठीक नहीं है। उनका अधिकार आज तक का जितना भी है वो छीना गया है। जो हमने दिया था, कांग्रेस की सरकारों ने दिया था, वो छीन लिया गया है। पढ़ने का अधिकार भी आज छीन लिया है। उसकी स्कूलें बनाई गई, हमने बनाई हुई है एकलव्य स्कूल, लेकिन वहां टीचर्स नहीं है, उसके बिल्डिंग अच्छे नहीं है। क्यों नहीं बनाते? कमलम इतना अच्छा बना दिया तो आदिवासी को घर इतना क्यों अच्छा नहीं बनाया? भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े बंगले बने तो आदिवासी के घर क्यों अच्छे नहीं बने? सर, आप बार बार कमलम का जिक्र करें, क्या है ये जरा बता दें इसके बारे में। आप कभी कमलम जाइए। ये कमलम आप दिल्ली का जो भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है, ये गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी का अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में उनका हेडक्वार्टर है, उसको कमलम कहा जाता है। ये कमलम रिलायंस और टाटा की जो ऑफिस से हेडक्वार्टर से उससे भी आधुनिक बनाया गया 8 साल में। ये कमलम का इतना डेवलपमेंट हुआ तो लोगों का घरों का क्यों न हुआ? हमारे बच्चों के लिए स्कूलों के क्यों इतना अच्छा बिल्डिंग नहीं बना? ये अच्छी अस्पताल क्यों नहीं बनाई? ये सवाल जनता पूछ रही है। उसके झोपड़ी में से नया घर क्यों नहीं बन रहा है? ये तो सिर्फ बातें करने के लिए आते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, लेकिन आज ये 27 साल में कुछ नहीं कर सके। इसलिए धोखे की बात 27 साल पुरानी। आज 40 साल का जो युवा है उसको तो मालूम भी नहीं है कि कांग्रेस की सरकार कब बनी, क्योंकि जब 27 साल पहले कब 13 साल का बच्चा आज 40 साल के हो गए हैं। इसलिए तंग आ चुके हैं। इस दफा बदलाव, परिवर्तन जनता ने तय किया है। राहुल गांधी की अगुवाई में हमारी यहाँ कांग्रेस पार्टी ये संकल्प को आगे बढ़ाएगी और हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है मोटवानी जी, आज अरविंद केजरीवाल अमरेली में रोड शो कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस ने पिछली बार अच्छा किया था, कितनी बड़ी चुनौती है ये आम आदमी पार्टी? देखो, एक कहावत है, न सूत न कपास और जुलाहा में दमादम। उसके पास जो पार्टी के पास एक एमएलए नहीं है, एक पंचायत नहीं है, एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपालिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। और वो भी चुनाव के वक्त आकर। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी के सामने तो हम लड़ रहे हैं। चुनाव के वक्त आकर दिल्ली से क्या वो जो यहां से आके सरकार बनाएंगे? या उसको अपने एक भी कैंडिडेट्स खुद के कैडर के नहीं मिल रहे। वो कहीं भाजपा से ले आए किसी को जिसको टिकट नहीं मिली हो, या तो कांग्रेस में से ले आए, या इधर उधर से कहीं लाकर खड़ा कर दिया। क्या उससे सरकार बनेगी? ये तो वोट कटाओ बीजेपी की बी टीम है, उसको जिताने के लिए यहाँ आए हुए। चलिए, आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, तमाम विपक्षी नेताओं का ये कहना। और दूसरी तरफ ये कहना है मोटवानी जी का कि राहुल गांधी की जो ये रैलियां और संबोधन होगा, ये कांग्रेस को बूस्टर डोज की तरह मदद करेगा।
तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें प्रधानमंत्री आज नवसारी में थे, वहां पे उन्होंने रैली की। गुजराती में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनापन जताया। आइए सुन लेते हैं पहले प्रधानमंत्री को। હવે એ લોકો ગુજરાતનું ભલું કરીએ કે ભાઈ, મને કોઈ જેને ખબર ના હોય એ તમારા સુખ દુઃખની ચિંતા કરી શકે? આ તમારો ઘરનો જણ હોય, ઘરનો માણસ હોય તો સુખે દુઃખે તમારી જોડે રહે કે ના રહે? આટલી સમજ તો આપણા ગુજરાત વાળાનો હોય જ ભાઈ। तो हमारे साथ जपन मौजूद हैं, पत्रकार हैं गुजरात से। जपन जी, आज का आपका आकलन क्या? रोड शो शुरू हो जाना चाहिए था अरविंद केजरीवाल का, वो अभी शुरू नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री की जो रैली हुई है, किस तरह से आप आंक रहे हैं आज? जिस तरह से प्रधानमंत्री की रैली थी, कल से और बीजेपी का फोकस बढ़ने वाला है, 6 मुख्यमंत्री गुजरात में हैं, तो आज का आकलन क्या है आपका? देखिए, आकलन यह है कि प्रधानमंत्री ने एक तो इस चुनाव का लार्जर पर्पस बताया है 2 दिनों की अपनी रैलियों में, और लार्जर पर्पस ये बताया है कि ये सिर्फ अगले 5 सालों के लिए का चुनाव नहीं है। हमने 20 साल में फाउंडेशन बनाया डेवलपमेंट का गुजरात का, और अब उसके ऊपर हम क्वांटम जंप लेना चाह रहे हैं। जब आजादी के 100 वर्ष हो तब हम चाहते हैं कि भारत एक डेवलप नेशन हो, तो गुजरात भी तब तक एक डेवलप स्टेट हो और भारत को डेवलप नेशन बनाने में अग्रिम रहे। तो उसके लिए ये चुनाव है। उन्होंने एक लार्जर पर्पस इस चुनाव का इस बार समझाया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अपनी डेटा रिच स्पीचेस दे रहे हैं। जैसे वलसाड़ में उनकी स्पीच हुई तो उसमें महिलाओं के लिए पिछले 5 वर्ष में क्या किया, पिछले 20 वर्ष में क्या किया। धोराजी में अगर स्पीच हुई, सौराष्ट्र का इलाका है, पानी की किल्लत वाला था कभी, तो वहां पे पानी के क्षेत्र में क्या काम किया भाजपा सरकार ने पिछले 20 वर्ष में, 5 वर्ष में। तो अमरेली में जब उनकी स्पीच थी तो एग्रीकल्चरल एरिया है, तो उसमें उन्होंने पूरा डेटा रिच एक सेक्शन ले लिया कि किसानों के लिए क्या किया। तो एक तरह से अपना हिसाब देने का भी प्रयास किया है। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा है, क्योंकि वो मेघा पाटकर उनसे जुड़ी थी और मेघा पाटकर नर्मदा योजना के खिलाफ लड़ रही थी, और इसकी वजह से नर्मदा योजना का फंड ब्लॉक हुआ था, नर्मदा योजना डिले हुई थी। तो मेघा पाटकर को एक विलेनिश कैरेक्टर के रूप में पूरी जनरेशन गुजरात की देखती रही है। तो मेघा पाटकर का राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ना, ये मुद्दा भी प्रधानमंत्री ने उठाया है। इसके साथ साथ मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस के नेता है, जिन्होंने प्रधानमंत्री की औकात की बात की थी, तो प्रधानमंत्री ने वो इमोशनल बात भी आज रेज की है कि उन पर कैसे कैसे प्रहार किए जाते हैं। तो कांग्रेस अभी तो बच रही थी प्रहार से, लेकिन ये बात भी प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में ली है। तो मोटे तौर पे प्रधानमंत्री ने अपने इस राउंड की जो रैली है उसमें इन मुद्दों को समाविष्ट किया। जी जपन, अगर हम देखें राहुल गांधी की जो हुई है रैलियां आज, क्या आंकलन निकल कर आ रहा है? कितना असर लग रहा है आपको? देखिए, राहुल गांधी का अगर हम 2017 का प्रचार देखें या 2012 में, तब सोनिया गांधी थे 2007 के इलेक्शन में, तो उनका अगर फ्रीक्वेंसी देखें हम के गुजरात के इलेक्शन से पहले 6 महीने में, 3 महीने में, 15 दिन पहले, 1 साल में उनका फ्रीक्वेंसी गुजरात के टूर का क्या रहता है, तो इस बार की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही उसके मुकाबले कम है। बल्कि मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा विजिट हुई है, अरविंद केजरीवाल की उसके बाद हुई है, उसके बाद ओवैसी का नंबर आता है, और उसके बाद आप राहुल गांधी को ले सकते हैं। तो उनके दौरे काफी कम हुए हैं 2017 के मुकाबले इस बार। इसके लिए वो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। लेकिन इसकी एक असर तो है कि इस बार आम आदमी पार्टी को पैठ मिली है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना जो हाई वोल्टेज बड़े नेताओं वाला, जो दिखने वाला, जो विजिबिलिटी वाला जो कैंपेन है वो नहीं किया है या कम किया है हम कहे तो। और आज की भी अगर हम देखें तो राहुल गांधी की सिर्फ 2 सभाएं हैं। नरेंद्र भाई यहाँ एक इस उम्र में, और वो तो प्राइम मिनिस्टर है तो सबसे बिजी लीडर है, फिर भी दिन की 4 सभाओं का उनका रिकॉर्ड है यहाँ पे इस सीजन में। और राहुल गांधी की सिर्फ 2 सभाएं हो रही है। अब कब होने वाली है दूसरी सभा हमें अभी पता नहीं है, जबकि चुनाव खत्म होने को सिर्फ 15 दिन बाकी है। चुनाव का सेकंड राउंड का वोटिंग भी 15 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, आखिरी राउंड का। तो ये थोड़ा लैक लस्टर और हाफ हार्टेड हम कह सकते हैं, लेकिन चलो हिमाचल में बिल्कुल नहीं गए, यहाँ पे उन्होंने अपनी एक टोकन प्रेजेंस तो आज दिखाई है। अब देखते हैं इसका असर क्या होगा। बिल्कुल जपन, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी का रोड शो 5 बजे शुरू होना था, लेकिन फिलहाल अब तक नहीं हो पाया है। उस पर जब तस्वीरें आएंगी दर्शकों को दिखाएंगे। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अब देश की बात में आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ मामले में आफताब के नार्को टेस्ट में अब समय लग सकता है, क्योंकि उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। दिल्ली पुलिस मुंबई, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार जांच कर रही है। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट मंगलवार तक होना था, लेकिन अब इस टेस्ट में कुछ दिन और लग सकते हैं, क्योंकि नार्को टेस्ट के पहले पॉलीग्राफ और कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने होंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट के पहले अदालत और आरोपी दोनों की परमिशन लेनी होगी। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अभी कंसेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो कोर्ट ने जो सिर्फ नार्को टेस्ट के लिए उसकी कंसेंट ली थी, तो आज शायद पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी कंसेंट ली जाएगी, उसके बाद ही पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। तो कितना समय लग सकता है अभी? तो जैसे अगर उनको कंसेंट मिल जाती है आज कल में, तो विद इन 10 डेज हम उसको पॉलीग्राफ भी का भी हो जाएगा और नार्को भी कर देंगे, प्रोवाइडेड दैट उसकी मेडिकल फिटनेस अगर ठीक है तो। आफताब पूनावाला बार बार बयान बदल रहा है। श्रद्धा के शव के कई टुकड़े, उसका मोबाइल फोन और कपड़े बरामद नहीं हुए हैं, इसलिए पुलिस नार्को टेस्ट करवा रही है। हालांकि अदालत में सबूत के तौर पर ये मान्य नहीं है। नार्को टेस्ट जो होता है एक इन्वेजिव टेक्निक है, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट को जो है एनेस्थीसिया देके उसको एक ट्रांस स्टेट में लेके जाते हैं। ट्रांस स्टेट में ले जाने के बाद जो भी उस क्राइम से रिलेटेड जो भी वो इन्फॉर्मेशन कन्फाइंड कर रहा होता है, तो वो उसको रिवील करने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। इसमें जैसा कि पुरी साहब ने बताया कि उसको सबकॉन्शियस किया जाता है। जो भी क्रिमिनल होते हैं या एक्यूज होते हैं, सब कॉन्शियस में ऐसा माना जाता है कि जो भी क्वेश्चन हम उससे करेंगे वो उसका जवाब सच ही देगा, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन करने की क्षमता कम रह जाएगी। वहीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि मौकाए वारदात की फॉरेंसिक जांच कर ली गई है। अब आगे जो सबूत मिले हैं उनकी लैब में वैज्ञानिक जांच होगी। हमारे एक्सपर्ट बहुत ही स्पेशलिस्ट गए हुए थे और उन्होंने काफ़ी सर्चिंग के बाद उसको आइडेंटिफाई किया, और जो भी चीज़ें वहाँ पे जो भी क्लूज मिले उनको उन्होंने आईओ को हैंडओवर कर दिया है, और निश्चित तौर पे वो हमारी लेबोरेटरी में आएंगे और लेबोरेटरी उसको फर्दर एग्जामिन करेगी। ब्लड सैंपल मिले थे वहाँ से? ये देखिए, ये अंडर द वे है प्रोसेस, और ये अभी यहाँ पर रिवील नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में श्रद्धा और आफताब के जानकारों और उनके घर वालों के बयान दर्ज कर रही है। दिल्ली पुलिस ने एक जबड़ा बरामद किया है, जिसमें दांतों में 3 जगह रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। पुलिस ने इस जबड़े की पहचान के लिए मुंबई और दिल्ली के 2 डॉक्टरों से संपर्क किया है। श्रद्धा ने मुंबई के डॉक्टर से रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था। श्रद्धा की हत्या 18 मई को हुई थी। हत्या के 6 महीने बाद आरोपी आफताब को पकड़ा गया। उसने खुलासा किया कि उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर 18 दिनों तक जंगल में फेंके। वो हर रोज रात 2 बजे टुकड़े फेंकने के लिए निकलता था। अब आरोपी को 5 दिन की रिमांड के बाद पुलिस मंगलवार को कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस ने आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी है। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस अभी तक कई अहम सबूतों को बरामद नहीं कर पाई है। इस पूरे हत्याकांड का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। ऐसे में पूरा केस टेक्निकल, साइंटिफिक और फॉरेंसिक जांच पर टिका हुआ है। अब मंगलवार को पुलिस आरोपी को 5 दिन की रिमांड के बाद फिर से पेश करेगी, और पुलिस चाहेगी कि उसकी और रिमांड मिले, जिससे उससे आगे की पूछताछ हो और इस मामले में सभी वैज्ञानिक टेस्ट जल्दी हों। नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की, जो नए विधेयक लाने की तैयारी में है, जिसके आने के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा 80% से ज्यादा हो सकती है।
बात छत्तीसगढ़ की। किसी वक्त में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन फिलहाल वो देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां आरक्षण रोस्टर लागू नहीं है। छात्र आंदोलित हैं, नौकरी, शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती सब रुक गई है। सरकार विपक्ष सरकार को दोषी ठहरा रहा है। मुख्यमंत्री आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कोशिश आरक्षण संशोधन विधेयक लाने की है, जिस पर मुख्यमंत्री सचिवालय आधी रात तक काम कर रहा है। 24 नवंबर को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल जाए। नए विधेयक के आने के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा 80% से ज्यादा हो सकती है। छत्तीसगढ़ इन दिनों गुस्से में है। कहीं चक्का जाम किया जा रहा है, कहीं धरना दिया जा रहा है। असल में छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। ये देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां पिछले 2 महीने से लोक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का नियम और रोस्टर लागू ही नहीं है। हाईकोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को असंवैधानिक बताया था, जिसके बाद से राज्य में आरक्षण से संबंधित नियम और रोस्टर सक्रिय ही नहीं है। ये बात खुद सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में बताई। रायपुर के ऋषभ मांडलेकर पीटी पास कर चुके हैं। अपनी बात रखने में उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन दाखिले की खबर का कान इंतजार कर रहे हैं। घर वाले भी परेशान हैं। काउंसलिंग होती तो सीट अलॉट हो गई क्या? नहीं हुई। तो देरी हो रही है उसमें? हाँ, देरी हो रही है। तो उससे नुकसान होगा? हाँ, नुकसान होगा ना। हमारा पूरा पढ़ाई का फ्यूचर नुकसान हो जाएगा। अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो पीडब्ल्यूडी बच्चों को वैसे भी प्रिपेयर करने में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अगर ऐसी देरी हो रही है इस संबंध में, तो इन लोगों का साल तो पूरा ख़राब हो जाना है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में जल्दी से कोई डिसीजन ले और कुछ करे। शिवज्ञा शिक्षक बनना चाहती हैं। बीएड की प्रवेश परीक्षा पास कर चुकी हैं। पहली काउंसलिंग में पसंद का कॉलेज नहीं मिला। अब आरक्षण रुकने की वजह से कॉलेज ही नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट ने इसे अभी बैन कर दिया है रिजर्वेशन के कारण। सर बस तब से हम वेट कर रहे हैं। अभी 1.5 महीना हो गया है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो क्या लगता है फ्यूचर में कितनी परेशानी हो सकती है? कैरियर को लेकर कितनी दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि लेट हो रहा है? जी सर, करियर में तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का आधा कोर्स तो हो चुका है सर, क्योंकि सितंबर से स्टार्टेड हो गई हैं क्लासेस। अभी तो 2 महीने से ज़्यादा हो गया है सर। बस यही है कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी इसका डिसीजन आ सके, उतना ही जल्दी हम बस यही बोल सकते हैं। रायपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के काउंसलिंग इंचार्ज ने बताया कि पहली काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन शासन के निर्देश पर आगे की कार्रवाई रोक दी गई है। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद अलॉटमेंट का काम रुका हुआ है, तो जिस कारण से उनका एडमिशन रुका हुआ है। अभी क्या निर्देश प्राप्त हुए थे? निर्देश यही थे कि भाई अभी आरक्षण के कारण स्थगित किया जाता है, उसके बाद ही आरक्षण का यदि निर्णय होता है शासन स्तर पर, तो उसके बाद ही आगे कार्रवाई होगी। आरक्षण लागू नहीं होने से राज्य में इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, एमसीए की तकरीबन 23,000, बीएड की लगभग 14,000 सीट में दाखिले रुक गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की भर्तियां और उनके परिणाम रोक दिए गए हैं। 12,000 शिक्षकों की भर्ती समेत कई पदों की अधिसूचना रोक दी गई है। लगभग 1,000 रिक्त पदों के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आदिवासियों के आरक्षण खत्म होने पर सर्व आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा है। बीजेपी सरकार पर हमलावर है। वहीं सरकार का कहना है कि 1-2 दिसंबर को सदन का विशेष सत्र बुलाकर समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। कांग्रेस सरकार 4 साल से हाई कोर्ट में सही जवाब नहीं दे पाई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बना तो हम 32% आ गए, तो हमको 20% 12 साल तक दिए, उसका बैकलॉग चाहिए। और पदोन्नति में आरक्षण अभी बंद है, उसको लागू करना चाहिए। दूसरा, स्थानीय भर्ती जो अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों में 100% आरक्षण है, वो भी अभी स्थगित हो गया है। और आगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो जेल भरो आंदोलन पूरे प्रदेश में होगा। प्रदेश में आरक्षण की स्थिति लगभग खत्म हो चुकी है। पूरी तरीके से रिजर्वेशन शून्य पे आ गया है। सरकार की पूरी तरीके से नाकामी है। सरकार ने जिस तरीके से जालसाजी के तहत ओबीसी के साथ में खेल खेला, एसटी के साथ में खेल खेला, और उसका चेहरा, वास्तविक चेहरा आज जनता के सामने में है। पहले कुणाल शुक्ला के माध्यम से उन्होंने आरक्षण के विषय को लेकर के जिस तरीके से नाटक रचा, और दूसरे तरफ उन्होंने
एसटी आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से केपी खांडे को पुरस्कृत करने का कार्य किया, ये पूरे प्रदेश की जनता ने उसको देखा है। कांग्रेस के इस नकारेपन की वजह से आज हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भर्तियाँ, नियुक्तियाँ या काउंसलिंग जितने प्रकार की प्रक्रिया है वो सारी अब लगभग थम गई है। विधानसभा का विशेष सत्र 1 और 2 तारीख को है और ऐसा माना जा रहा है कि 2 तारीख को आरक्षण के मुद्दे पर ही विधानसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा और बार बार मुख्यमंत्री जी इस बात को कह चुके हैं कि जिसकी जितनी आबादी है तो उसके हिसाब से उसको आरक्षण दिया जाएगा। तो अब इसलिए यदि वर्तमान की स्थिति में हम देखें तो 32-12-14% जो आरक्षण था वो हाई कोर्ट के आदेश से कम हुआ और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि आरक्षण करने के पहले, इसको पारित करने के पहले समर्थन में साक्ष्य के रूप में या किसी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया, जैसे हेड काउंटिंग वगैरह होता है उस टाइप का। तो अब सरकार की ये मंशा है कि स्थिति स्पष्ट हो जाए और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई जो काउंसिलिंग वगैरह है वो करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के विषय पर अजीब स्थिति पैदा हो गई है। कॉलेज में एडमिशन रुक गए हैं, सरकारी नौकरियों में भर्ती स्थगित है, आवेदक बेहद परेशान हैं। बहरहाल सरकार का दावा है कि विधानसभा के विशेष सत्र में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एडमिशन जो है प्रोसेस रुक गए हैं क्योंकि आरक्षण जो है बहुत जल्दी उसका हो जाएगा। अभी 1 दिसंबर को हो जो आरक्षण के लिए विशेष सत्र आयोजित की गई है और उसके बाद शुरू हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकती है, जिसके बाद अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, ओबीसी को 27% और सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण मिलेगा। बीजेपी के कार्यकाल में रमन सिंह की सरकार ने आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 58% कर दिया था। 2018 में भूपेश बघेल की सरकार आई। 15 अगस्त 2019 को नई आरक्षण व्यवस्था लागू करने की घोषणा की गई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण का दायरा 82% तक जा पहुंचा था। भूपेश बघेल की सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने इस आरक्षण व्यवस्था पर रोक लगा दी थी। 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रमन सिंह सरकार ने जो आरक्षण व्यवस्था लागू की थी उसे बिना किसी ठोस आधार के लागू करने और 50% के दायरे से अधिक होने की बात कहकर रद्द कर दिया था। तब से राज्य में आरक्षण व्यवस्था खत्म हो गई थी और संभवतः छत्तीसगढ़ देश का इकलौता ऐसा राज्य था जहां कोई आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं थी। अब सभी चाहते हैं कि आरक्षण लागू हो और इसी के मद्देनजर सरकार भी नए आरक्षण संशोधन को नवी अनुसूची में शामिल कराने का संकल्प पारित कर सकती है। रायपुर से अपने सहयोगी जुल्फिकार अली और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में आगे बात कर्नाटक की मंगलुरु के प्रेशर कुकर धमाके के कई अनसुलझे सवाल। तो बात अब कर्नाटक की मंगलुरु में एक ऑटो में हुए ब्लास्ट का मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस का दावा है कि शारिक नाम का ये युवक डार्क वेब के जरिए आईसिस के संपर्क में था। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि शारिक धमाका किस जगह करना चाहता था। मंगलुरु में हुए धमाके का 24 साल का आरोपी शारिक प्रेशर कुकर में आईडी डिवाइस लगा था। धमाका भी हुआ, लेकिन लगता है कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से बम समय से पहले ही फट गया और इसकी तीव्रता भी कम थी। पुलिस के मुताबिक शारिक डार्क वेब के जरिए आईएसआईएस के संपर्क में था। सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। अब तक पता यह चला है कि इन लोगों के संबंध अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से थे। ऐसा लगता है कि बम बनाने का तरीका इसने खुद ही विकसित किया था। तहकीकात जारी है ताकि सभी पहलुओं की जांच हो सके। मंगलुरु में हुए धमाके के मुख्य आरोपी शारिक के मैसूर के घर से यह बम बनाने का सामान बरामद हुआ। शारिक को पुलिस तलाश रही थी क्योंकि उसने कथित तौर पर शिवमोग्गा में तुंगभद्रा नदी के तट पर अपने दोस्तों के साथ बम ब्लास्ट का रिहर्सल किया था।
पुलिस ने उसके 2 सहयोगियों को तभी गिरफ्तार कर लिया था। इस मॉड्यूल का संबंध अल हिंद नाम के आतंकी संगठन से जोड़ा गया। शारिक फरार हो गया और फर्जी आधार कार्ड की बुनियाद पर मैसूरू में किराए के मकान में रह रहा था। वह मैसूर के लोकनायक नगर में रह रहा था। मैंने सोचा कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है, इनकी देखरेख में ही मैसूर में घर की तलाशी ली गई। यहाँ से ही सल्फर फास्फोरस के साथ साथ कई सारे दूसरे बम बनाने की सामग्री मिली है। तकरीबन 5 बजे के आसपास शनिवार को मैंगलुरु में एक ऑटो रिक्शा में धमाका हुआ। शारिक और ऑटो रिक्शा चलाने वाला घायल हुए इस धमाके में। शारिक फिलहाल जमानत पर था क्योंकि उस पर देश विरोधी नारा लिखने का मामला भी दर्ज है, जिसमें उसकी गिरफ्तारी हुई थी। शारिक को पुलिस पिछले 2 महीने से तलाश रही थी। पुलिस अब तक यह भी नहीं बता पाई है कि शारिक का मकसद किस जगह धमाका करने का था, और यह भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि ब्लास्ट तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से खुद ही हो गया या फिर रिमोट के जरिए धमाके को अंजाम दिया गया। मैंगलुरु से ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और बात अब उत्तर प्रदेश की वाराणसी के बड़ागांव इलाके में पुलिस को एक मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया। ये वही अपराधी हैं जिन्होंने बीते दिनों एक सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर पिस्टल छीन ली थी। उसे पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन पाताल लोक चलाया था। मारे गए अपराधी बिहार से हैं। वाराणसी के बड़ागांव इलाके में रिंग रोड के पास इसी जगह बीती रात पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों को भी गोली लगी, जिनकी मौत अस्पताल पहुंचने के रास्ते में ही हो गई। एक पुलिस वाले को भी गोली लगी। आज प्रातः थाना बड़ागांव अंतर्गत वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और बड़ागांव पुलिस की टीम की संयुक्त ऑपरेशन में इन बदमाशों को घेरा गया था। प्रयास ये है कि इस घटना से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र उस पर हम लोग कार्रवाई करें। पुलिस ने जब इनकी शिनाख्त की तो पता चला कि ये वही बदमाश हैं जिन्होंने बीते दिनों सब इंस्पेक्टर अजय यादव को गोली मारकर उनका सर्विस पिस्टल लूट लिया था, और इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन पाताल लोक चला रखा था। मारे गए बदमाश बिहार के शातिर अपराधी थे। इस केस को हम लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि ये गोली मारने के बाद में ये गायब हो गए थे और 4-5 दिन तक हम लोग इनको नहीं पकड़ पा रहे थे, तो फिर एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन हम लोगों ने लॉन्च किया और उसके बाद में फिर हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का उपयोग किया और इनका मिश्रण करते हुए आखिरकार हम लोगों को आज सफलता मिल गई है। बदमाशों के पास से एक 9mm और एक 32 बोर का पिस्टल के साथ एक काले रंग की बाइक, मोबाइल फोन और कुछ कागजात बरामद हुए हैं। मारे गए बदमाशों की शिनाख्त बिहार के समस्तीपुर की हुई है, जिसमें 2 सगे भाई थे। उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी सफलता पर पीठ थपथपा रही है। मेरी तरफ से वाराणसी पुलिस को 2 लाख रुपए का इनाम दिया गया है और शासन को भी हम लोग संस्तुति भेज रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है इस बहुत अच्छे काम को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी जो है इनको इनका मनोबल रखने के लिए जरूर रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो है इस सफलता के बाद पुलिस अपनी पीठ थपथपाने के साथ ही प्रदेश में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था होने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन अभी भी प्रदेश में कई ऐसे बड़े अपराधी हैं जो बड़ी वारदात को अंजाम देकर खुलेआम घूम रहे हैं, और कई ऐसे केस हैं जो पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
महाराष्ट्र में सावरकर को लेकर चल रही राजनीति के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर राज्यपाल की ओर से दिए गए बयान के बाद अब राज्यपाल और राज्य की शिंदे बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस बीच सावरकर के मुद्दे पर आमने सामने खड़ी ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच नजदीकियां बढ़ती नजर आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संजय राउत से फोन पर बातचीत की। छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का हीरो कहे जाने के विवादित बयान के विरोध में मुंबई में सोमवार के दिन जगह जगह प्रदर्शन हुए। ठाकरे गुट की शिवसेना, एनसीपी और मराठा क्रांति मोर्चा के नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर छत्रपति शिवाजी महाराज को बदनाम करने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। शिवाजी महाराजांच्या बाबतीमध्ये दुसरं कोणी काही बोललं असतं तर एवढ्याला थैथयाट केला असता। हा, पण आज तुमचे राज्यपाल, तुमचे प्रवक्ते सरळ सरळ छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणारी वक्तव्य करतात, ऑन रेकॉर्ड आहे ते, आणि तुम्ही बचाव करता। याचा अर्थ तुमचे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानासंदर्भातलं तुमचं प्रेम हे खरं नाही। ये पहली बार नहीं है जब राज्यपाल ने ऐसा कोई विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज और सावित्रीबाई फुले और मुंबई के मराठी माणूस को लेकर दिए गए बयान के बाद राज्यपाल का विरोध हुआ, उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुळे ने ट्वीट कर राज्यपाल पर जानबूझकर इस तरह के बयान देने का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल का बचाव करते नजर आए, तो वहीं शिंदे गुट के विधायक ने भी राज्यपाल के बयान का विरोध किया। जब तक चांद और सूरज धरती पर है तब तक महाराष्ट्र के और देश के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज ही होंगे, हमारे हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज ही होंगे। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस पर कोई विवाद होने का कारण नहीं है। राज्यपाल जी ने जो कुछ कहा है, मैं ऐसा मानता हूं कि राज्यपाल जी के भी मन में स्पष्ट है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़े आदर्श कोई हो नहीं सकते। इसलिए अब उनके बातों का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाला जाए, ऐसा मुझे लगता है। माझी भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय सर्व नेत्यांना विनंती आहे की ज्या राज्यपालाला आपल्या राज्याचा इतिहास माहित नाही, ज्याला राज्य काय हे कळत नाही, अशा माणसाला आपल्या राज्याच्या राज्यपाल पदावर ठेवून काही उपयोग नाही। विनायक सावरकर को लेकर राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान के बाद जहां उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और कांग्रेस बैकफुट पर दिख रहे थे, तो वहीं अब छत्रपति शिवाजी महाराज के मुद्दे पर शिवसेना दोबारा आक्रामक हो गई है। सावरकर को लेकर कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच बढ़ी दूरी के बाद रविवार के दिन राहुल गांधी ने फोन पर संजय राउत से बात की। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ही व्यस्त है, अब देख रहे हैं। फिर भी राहुल जी ने कल रात को मुझे फोन किया, मेरे से बातचीत की। मैं जेल से छूटने के बाद मेरी तबीयत कैसी है, मैं ठीक हूँ या नहीं, इस बारे में जानकारी ली, बात की। राहुल जैसी एक व्यक्ति है राजनीति में जो राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद वो रिश्ता कायम रखते हैं, दोस्ती का, प्यार का। महाराष्ट्र की राजनीति में सभी पार्टी में हमारे दोस्त हैं, कभी ना कभी हम एक दूसरे के साथ काम भी किया है, लेकिन कितने लोगों ने पूछा कि आप कैसे हो। कितने लोग, जब मैं जेल में था तो फैमिली के साथ एक कम्युनिकेशन किया था, नहीं, एक हमारी पार्टी के लोग थे, एनसीपी के हमारे वरिष्ठ नेता थे, कांग्रेस के, लेकिन हमारे मित्र तो बीजेपी में भी है, वो तो खुश रहे हम जुड़ जाने के बाद। उसे राजनीति नहीं कहते, राजनीति नहीं कहते उसे, ये तो मुगलों के जमाने की राजनीति है। अब तक सावरकर के मुद्दे पर बैकफुट पर दिखने वाली ठाकरे गुट की शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज के मुद्दे पर शिंदे और बीजेपी सरकार को घेरती नजर आ रही है। इसके साथ ही सावरकर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और ठाकरे गुट पे जो दूरियां बढ़ी थी वो भी फिलहाल खत्म होती हुई दिख रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।